सर्दियाँ आई और सर्दियों के साथ साग की बहारें भी आ गई। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों के साथ साग ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो आज की रेसिपी साग की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में मैं अपने वीवर्स को साग बनाने का तरीका ये शेयर करूंगी। अगर मेरे वीवर्स को आज की इस रेसिपी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो चलें आज की रेसिपी में हम साग बनाने की तरकीब सीखते हैं। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 किलो सरसों का साग। ये बिल्कुल फ्रेश है, जो मैंने ऑलरेडी काट लिया है। थोड़ा सा ये रह गया है जो मैं ऑलरेडी कटिंग बोर्ड पे इसे काट रही हूँ। तो इसी तरह आपने सरसों के साग है तो साग मैंने काट लिया हुआ है। तो साग पकाना हो तो साग के साथ बाथू या पालक की जरूरत पड़ती है। इसके बगैर आपका एक तो साग मजे का नहीं बनेगा और जल्दी गलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने मुझे बाथू तो मिला नहीं है। बाथू एक बूटी होती है जो स्पेशल साग में यूज होती है। तो यहाँ पे मुझे बाथू तो अवेल नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे पालक मिल गई है। तो मैंने 1 किलो के करीब जो है ना वो पालक ले ली थी। पालक को भी हम इसी तरीके से इसके स्टेम्स जो है ना वो काट देंगे और इसके लीव्स जो है ना वो काट के हमने रख लेने हैं। इस तरीके से टाइम की बचत करते हुए मैंने मेन पॉइंट्स मैंने आपको समझाने हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक भी काट ली है। तो जब हम साग और पालक काट लें तो दूसरा मरहला आ जाता है इसे धोने का। तो साग को हमेशा खुले पानी में अच्छे तरीके से धोना चाहिए। साग के ऊपर जो डस्ट या रेत वगैरह पड़ी हो तो वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। तो इस प्रोसीजर को आपने 3 मरतबा दोहराना है खुले पानी से। इसे अच्छी तरह धो लेना है। साग शायद इतना गंदा ना हो लेकिन पालक के ऊपर जो है ना रेत लाजमी लगी हुई होती है। इसलिए इन दोनों चीजों को खूब खुले पानी से अच्छे तरीके से धो लें। चलें जी, साग को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम इसे एक देगची लेंगे जिसका मुंह तंग हो। तो तंग मुंह वाली हमने एक देगची ले लेनी है। तो उसमें हमने ये साग डाल लेना है और उसके साथ ही हमने 2 से 3 कप जो है ना इसमें पानी के भी डाल लेने हैं, क्योंकि साग में ऑलरेडी पानी मौजूद है, अभी ताज़ा ताज़ा धोया है इसलिए। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे 2 चम्मच जो है ना वो नमक के शामिल कर रही हूँ और साथ मैंने सुरख मिर्चें ली हैं। ये सूखी हुई सुरख मिर्चें थी। इनको भी मैंने एक दफा धो लिया है ताकि इसके ऊपर जो डर्ट या डस्ट वगैरह लगी हो वो भी साफ हो जाए। तो साग को हम पहले पका लेंगे। तो साग को पकाने का मतलब ये होता है कि पहले हमने इसको गलाना है। तो ये मेन प्रोसीजर होता है। तो इसे हमने चूल्हे पे रखना है और यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और मैंने बॉयल आने का इंतजार करना है। तो जब साग में फर्स्ट बॉयल आ जाए तो मैंने क्या करना है, इसको देगची को चूल्हे से उतार लेना है और इसका जो फर्स्ट पानी है ना, फर्स्ट बॉयल वाला जो पानी है वो मैंने निकाल देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैंने पानी निकाल दिया और इसके बाद मैंने जनाब इसमें शामिल कर देना है ताज़ा फ्रेश पानी। और तकरीबन जितना हमारा साग हो ना इससे 2 से 3 इंच जो है ना वो ऊपर आपने यहाँ पे पानी डाल लेना है और वो पानी शामिल करके वो डाल के आपने चूल्हे पे रख देना है। और वक्तन ब वक्तन आप इसे देखते रहना है। अगर पानी की कमी हो तो आप इसे पानी शामिल करते जाएं। और पानी जो है ना वो नीम गर्म यूज करना है, ठंडा पानी आपने यहाँ पे यूज नहीं करना और साग के गलने का इंतजार करना है। तो वक्तन फवक्तन आप इसे चेक करते रहें। तो जब साग गल जाए तो अगर इसमें पानी की कमी हो तो वो पानी नीम गर्म पानी इसमें ऐड कर लें। और दूसरा ये कि सुरख मिर्ची और नमक जो है ना वो मैंने पहले शामिल कर लिया था। तो आप निचोड़ने के बाद ना नमक और मिर्चें शामिल कर सकते हैं। तो मेरा साग जो है ना तकरीबन तकरीबन ये गल चुका है। इसे मज़ीद थोड़ा-सा पानी मैं यहाँ पे शामिल करूँगी और इसे थोड़ा इस देर के लिए इसे पकाऊँगी। तो जब ये खूब अच्छे तरीके से गल जाए तो यहाँ पे मैंने एक घोटना लिया है। तो माएँ इसे घोटना ही कहते हैं हमारे पंजाब में। पंजाबी लोग इसे घोटना ही बोलते हैं। तो इसके साथ मैंने साग को घोट लेना है। अच्छे तरीके से घोट लेना है ताकि ये मसल के मिक्स होके अच्छी तरह ये बिल्कुल नरम और मुलायम सा हो जाए।
तो ये तकरीबन मुझे 15 मिनट लग गए थे इसको घोटते हुए। तो ये देखें बहुत ही मज़े का, बहुत ही जो है ना नरमो मुलायम सा ये साग जो है वो घुट चुका है और बहुत ही मज़े का जो है ना ये साग जो है वो हमारा तैयार हो गया। चलें घोटने वाला प्रोसीजर तो हो गया है हमारा कंप्लीट। बाकी हम इस घोटने को इसी के अंदर ही रखेंगे और साथ साग को मज़ीद थोड़ा-सा पकाएँगे ताकि इसकी जो थोड़ी-सी मज़ीद थिकनेस है ना वो मज़ीद नरम और मुलायम हो सके। और दूसरा घोटने से ज़्यादा साग मज़े का बनता है। अगर आप इसे मशीन के अंदर डाल के पीसना चाहते हैं तो वो साग की वो जो है ना वो टेस्ट नहीं आएगा जितना इस मैनुअल औज़ार का आता है। तो ये देखिए अभी यहाँ इसमें पानी मौजूद है तो मैंने यहाँ पे आँच जो है ना वो मीडियम रखी हुई है। तो इसके अंदर अब मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ना आम रोटीन में जो आटा यूज़ होता है उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल करना है और ये जो थोड़ा-सा घोल तैयार किया है ना ये मैंने इसमें शामिल कर देना है और इसके साथ-साथ मैंने इसको पकाते जाना है। तो ये बोल जो है ना हम अच्छे से साफ कर लेते हैं और साग को हमने तकरीबन इस काफ़ी टाइम लेगा 15 से 20 मिनट अभी ये पकने में ले लेगा और आँच जो है ना आपने यहाँ पे अब मीडियम रखनी है। क्योंकि जब ये साग घोट लेते हैं तो इसकी छींटें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो आपने इस चीज़ की लाज़मी एहतियात करनी है। दूसरी तरफ से मैंने थोड़ा-सा मसाला तैयार करना है तो कुंडी में मैंने डाल लिया है अदरक, 4 हरी मिर्चें और प्याज़ और इसके साथ 2 चम्मच भुना हुआ धनिया। तो ये शामिल करके मैंने इसे खूब अच्छे तरीके से पीस लेना है और इसके बाद जनाब ये 3 से 4 चीज़ों का जो मिक्सचर मैंने पीसा है, ये मैंने साग में शामिल कर लेना है इस पॉइंट पे। तो साग को मज़ीद हम 5 से 10 मिनट पकाएँगे और आँच जो है ना आपने लो से मीडियम रखनी है। आँच बिल्कुल ना ज़्यादा लो हो के पके ही ना और ना मीडियम हो कि ये साग जो है ना जब पकता है तो इसकी छींटें जो है ना वो बड़ी दूर-दूर तक जाती हैं और आपका हाथ भी बर्न हो सकता है। आपके कपड़ों के ऊपर भी छींटें पड़ सकती हैं इसलिए साग पकाते ज़रा थोड़ी-सी ना एहतियात करनी पड़ती है। तो आँच आपने लो से मीडियम रखनी है ताकि आपका हाथ ना जले। और दूसरा आपने ढक्कन दे के इसे पकाना है ताकि इसकी छींटें जो है ना हर तरफ ना फैलें। क्योंकि जब ये पकता है तो चूल्हे पे इर्द-गिर्द हर तरफ इसकी छींटें जो है ना वो जा रही होती हैं तो आपने इसके ऊपर जो है ना ढकना लाज़मी देना है। तो यहाँ पे मैंने तड़के के लिए लहसुन और प्याज़ लिया है और इसके साथ मैंने हरा धनिया लिया है, ये हम काट लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हमने काट लेना है, लहसुन और प्याज़ को। लहसुन को हमने बारीक-बारीक काट लेना है, प्याज़ को हम लोग जैसे हम तड़का लगाते हैं तो वैसे। तो यहाँ पे नमक जो है ना आपने चेक कर लेना है, अगर नमक कम हो तो यहाँ पे आपने नमक शामिल करते हुए इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग कुकिंग मैं इसके साथ-साथ ही ना इसको घोटने के साथ मिक्स भी करती जा रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक देगची ली है, तो यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत घी लिया है। आप ऑयल ले लें, कोई भी जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसमें मैंने ये दोनों चीज़ें जो है ना ये शामिल कर देनी है लहसुन और प्याज़। तो इसके साथ हमने इन दोनों चीज़ों को लाइट ब्राउन सा कर लेना है क्योंकि हमने इन दोनों चीज़ों का तड़का लगाना है साग को। तो ये देखें ज़रा आप जब लहसुन और प्याज़ जो है ना लाइट ब्राउन हो जाए, तो हमने जो साग घोट के रखा हुआ है नरम और मुलायम सा, तो वो वाला साग जो है हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे शामिल कर देना है एहतियात के साथ ताकि आपके हाथों को छींटे ना पड़ें। तो ये लें जनाब मैंने साग यहाँ पे शामिल कर लिया है और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब आपने ये तड़का लगा लेना है और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप इसमें देखना है कि अगर इसमें पानी की अभी भी आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे पानी मौजूद है, ये देखें जैसे मुझे फील हुआ है, तो इसे मैं मज़ीद 10 मिनट जो है ना लो से मीडियम आँच पे पकाऊँगी ढाँप के। तो तकरीबन ये देखें ज़रा साग जो है वो बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। बिल्कुल पकने के मरहले पे है और बिल्कुल ये तकरीबन रेडी है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया काट के रखा हुआ है। एट द एंड आपने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे शामिल कर देनी हैं। तो हमारा मज़ेदार साग जो है ना वो कुक होके तैयार हो जाएगा। ये टाइम बहुत लेता है, जितना ये टाइम लेता है उतना ही ये डिलीशियस बनता है। तो आराम से तहम्मुल से साग की रेसिपी को देख लें और साग मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाएं और इसे एंजॉय करें। और इसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है तो जनाब खाली ये डिश आउट नहीं करना, एक और मरहला रहता है जिससे साग जो है ना वो बहुत मज़े का
बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये यहाँ पे आ जाता है साग के ऊपर देसी घी या मक्खन। आपने जब भी साग को खाना है या जब भी इस्तेमाल करना है तो देसी घी और मक्खन जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। कि साग हो और उसके साथ मक्खन ना हो तो ये कैसे हो सकता है। इसके साथ मकई की रोटी हो जाए या कोई भी आप चपाती जो पसंद करती हैं तो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ा देती हैं। तो यहाँ पे आपने अगर देसी घी और मक्खन का इस्तेमाल कर लिया ना तो कमाल हो जाएगा। अगर आपके पास देसी घी और मक्खन नहीं है तो फिर भी आप मेरे अंदाज से साग बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस जो है ना वो साग बनेगा। ये रेसिपी मैंने अपनी मदर से सीखी थी और मैंने खुद ये फर्स्ट टाइम बनाया है और बहुत मज़े का बना है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को भी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।